अविनाश, चिराग पासवान को ही नई सीट बंटवारे को लेकर ये जो लगातार मांझी भी दबाव बना रहे हैं, ठीक है 40-50 सीट तो उनको नहीं दी जाएगी, लेकिन दबाव बना रहे हैं कि कम से कम 20-15-20 सीटें तो उनको मिल जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और ये दबाव सभी बना रहे हैं, खासकर एनडीए का जो बिहार में मुख्य घटक दल है जनता दल यूनाइटेड। अब उसका दबाव है कि उसको आधी करीब सीटें मिले, कितनी मिलती है, लेकिन ये दबाव अगर बना रहे हैं तो इन दबाव के आगे भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो जान रही है कि अकेले उसकी स्थिति बिहार में वो नहीं है कि वो वहां पर चुनाव जीत पाएगी। हालांकि वो कोशिश पिछले 15 साल से यही कर रही है, लेकिन इनके दबाव के आगे झुकना पड़ेगा और पड़ रहा है। जैसा आपने बताया कि दिल्ली विधानसभा में कोई उनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, फिर भी उनको सीट देनी पड़ी, तो यह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑफर इंडिया गठबंधन की ओर से आ रहे हैं या नीतीश कुमार की नजदीकियां जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ दिख रही है, चाहे चिराग पासवान की भी दिख रही हो या पशुपति पारस की भी, उसको देखते हुए ये अब बार्गेनिंग दोनों तरफ से बहुत ही जबरदस्त होगी और जिधर अच्छी बार्गेनिंग होगी उधर ये चले जाएंगे। और इनके जाने का मतलब ये होगा कि जिस गठबंधन में भी जाएंगे, ये पिछले चुनावों से ये पता लगता है कि उस गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जहां यदि सीटें नहीं मिलेंगी, आपने देखा होगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ में थे, लेकिन पहले जब 14 में चुनाव लड़े थे तो उनको 3 सीटें दी गई थी, लेकिन 19 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई हम आपको 2 ही सीटें दे पाएंगे, और जबकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना यह था कि 3 तो हमारे पास सांसद है, तो 3 से आप घटा के 1 सीट कमाई, 1 सीट और कम किए दे रहेंगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में चले गए थे, महागठबंधन की तरफ से उनको 5 सीटें मिल गई। लेकिन सबको पता है कि वो जो चुनाव था वो कारगिल बालाकोट के ऊपर लड़ा गया था, राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। यदि राष्ट्रवाद वाला मामला नहीं होता तो बीजेपी को उसी समय उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का एहसास हो जाता। लेकिन उसके आप 2015 का भी आप विधानसभा चुनाव देख लीजिएगा, तो उस चुनाव में भी जितनी पार्टियां आज एनडीए में शामिल हैं, वो सारी की सारी पार्टियां 2015 में भी थी, बस एक जेडीयू की वापसी हो गई है। तो 2015 के चुनाव में भी जो जीतन राम मांझी हैं, उनको 21 सीटें लड़ने को दी गई थी। तो मांझी का कहना सीधा सीधा यही है कि भाई 21 सीटें हमको तब मिली थी जब जेडीयू नहीं था, अब जेडीयू आ गया है, तो भाई ये तो है नहीं कि हमारी सारी सीटें आप जेडीयू को ही पकड़ा देंगे। पिछली बार आपने सिर्फ 7 सीटें दी मांझी को और 21 से सीधा 7 पर लिया है, तो जाहिर सी बात है मांझी का कहना यह है कि भाई उस समय भी जब 2015, क्योंकि हम एनडीए के साथ लगातार बने हुए हैं, बाकी लोग तो आते हैं जाते हैं, चिराग पासवान ने पिछली बार बगावत कर दी थी, लेकिन मांझी की पार्टी लगातार एनडीए के साथ में ही चुनाव लड़ती रही है। तो भाई हम आपके साथ में, तो हमारा सम्मान भी होना चाहिए। बोले हमारे पास वोट है, अपनी रैलियों में जो भीड़ आ रही है मांझी की रैलियों में, वो उसको बता भी रहे हैं कि भाई एक तो हमारे समाज का कम से कम 6-7% वोट है। तो पहली बात तो हमारे समाज का ही जो जाति सर्वे कराया नीतीश कुमार ने, उसमें बंटवारा कर दिया, 2 हिस्से कर दिए, दोनों हिस्सों की बता दी कि इसकी 3.8 पॉपुलेशन है और उसकी 2 से कुछ ज्यादा समथिंग पॉपुलेशन है। तो उस तरीके से भी करीब 6% वोट उनकी जाति का होता है, मांझी समाज का। बोले 6% हमारा वोट है, पासवान समाज का 5% वोट है, हमारा वोट उनसे ज्यादा है, और हम अपना वोट ट्रांसफर, हमारी जिस तरीके से रैली में भीड़ है हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो फिर आप पासवान को तो 5 सीट लोकसभा में देंगे, हमको 1 ही सीट पकड़ाएंगे। इसीलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम औकात दिखाएंगे, अपनी हैसियत दिखाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं एक बार क्या कहा है, लेकिन अभी वो जो जिस तरह से कैबिनेट छोड़ने तक की बात कह चुके हैं, लेकिन अचानक वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा, इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं कि जो ताजा तरीन बयान जीतन राम मांझी का आया है वो कह क्या रहे हैं, अपने इन बयानों से कैसे एक तरह से पलटी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं मिलेगी तो कैबिनेट से मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है, आखिर ऐसी वजह क्यों? कौन कह दिया है आपको? अपने मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है सर, आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सब सपोर्ट रहेगा, एकदम सपोर्ट रहेगा। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं, और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जब बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या आज अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या?
तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस कमेटी का निर्णय। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है कि वो उनसे अलग नहीं हटेंगे। हालांकि अभी जो हैसियत दिखाने की बात कर रहे थे और लगातार दिखा भी रहे हैं, इसके अलावा यहां तक कह रहे थे कि वो कैबिनेट भी छोड़ देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ बने रहेंगे। बड़ा पद तो नीतीश कुमार ने भी इनको दिया था, मुख्यमंत्री का पद दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद, उस पद से हटने के बाद वो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ दिया। लेकिन अविनाश एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कर रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को लेकर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है उनको पता ही नहीं। एनडीए के घटक दल है और चिराग पासवान भी मिनिस्टर हैं, उसी कैबिनेट के मेंबर हैं जिस कैबिनेट में ये हैं, और ये कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इनकी बात उनको नहीं पता। तो ये एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है, किस तरह का गठबंधन है? हाँ बिल्कुल, आप चाहे चिराग पासवान के बयान हो या जीतन राम मांझी के बयान हो, आज वो कुछ बोलते हैं, कल वो कुछ और बोलने लगते हैं। जैसे बीपीएससी वाला मामला ले लीजिए, बीपीएससी मामले में चिराग पासवान के बयान जो हैं वो छात्रों के समर्थन में है। चिराग पासवान, आप ये मान के चलिएगा कि चिराग पासवान जिधर जाएंगे मांझी उधर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा सा है। और जैसे आपने बताया कि भाई ये जो पद की बात आज ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो 2014 में इनको सीएम बना दिया था, और सीएम बनने के बाद ही नीतीश कुमार से इनके तुरंत मतभेद शुरू हो गए थे। सरकार में रहते हुए भी ये बीजेपी की बातें ज्यादा सुन रहे थे, नीतीश कुमार की नहीं सुन रहे थे, और इसीलिए नीतीश कुमार ने इनको सीएम पद से हटाया था। बोले जिस मुद्दों को लेकर हम बीजेपी से अलग हुए हैं, अगर आपको उधर ही जाना है तो आप उधर ही चले जाइएगा। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं, ये सीधा सीधा, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी बीजेपी के दबाव में है, और आज भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर जरूर पड़ रहा है। आप उनका बयान देखिएगा, उनके चेहरे के भाव देखिएगा, चेहरा का रंग पूरा एक तरीके से उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो जो बोल रहे हैं ऊपर से जबरदस्त दबाव आया हुआ है। अब दबाव किस चीज का है, आप ये देख लीजिए कि बीपीएससी पर चिराग पासवान का एक दिन बयान आता है, और जैसे ही उनका बयान आता है कि भाई हम आंदोलन करते हैं, यदि हम सरकार में शामिल नहीं होते, सरकार में हैं इसलिए हम आंदोलन नहीं कर पा रहे क्योंकि मजबूरियां होती हैं इसकी, लेकिन उसके बाद बीपीएससी को लेकर चिराग पासवान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली, क्योंकि बीजेपी को आज की तारीख में नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है, बिहार में जितनी जरूरत है वो तो है ही है, उससे ज्यादा जरूरत नरेंद्र मोदी को खुद है कि भाई उनको अपनी सरकार बचानी है। ये एक राज्य की सरकार के लिए वो अपनी केंद्र की सरकार तो डूबने नहीं देंगे। कि यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो आपने देख लिया होगा कि नीतीश, जब राहुल गांधी पहुंचते हैं पटना में तो दिल्ली में कितनी हलचल मच जाती है। आपको जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको 12 घंटे के अंदर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और टीडीपी के चीफ हैं, उन दोनों से मुलाकात करनी पड़ती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अमित शाह किसी के घर नहीं जाते हैं, दूसरी पार्टी का नेता अमित शाह से मिलने के लिए उन्हें घर आता है, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अमित शाह खुद ही सहयोगियों को मनाने के लिए जा रहे हैं, जिनकी पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब यह कहा जा रहा है कि जब अमित शाह बीजेपी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के यहाँ पहुंचे हैं तो उसके बाद तुरंत ही खबर आती है कि 32 पेज का एक लेटर पटना से पीएम मोदी के पास पहुंच गया है। और जब अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं तो टीडीपी चीफ ने भी बहुत लंबा लेटर उनको पकड़ा दिया है, कह दिया है कि भैया बजट पेश होने वाला है, आप 8-10 दिन में बजट लेके आ रहे हैं, उसमें हमारी ये डिमांडें जो हैं इनको शामिल कर लीजिएगा।